आप सभी गुणी श्रोताजनों को मैं फ्यूचर एजुकेशन हब की तरफ से कौशल द्विवेदी प्रणाम करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, फ्यूचर एजुकेशनल हब ख़ास करके म्यूजिक से जुड़े हुए लोगों के लिए एक सीरीज चला रहा है, जिसमें राग रागनियों के ज्ञान के साथ साथ वो पुरोधा या फिर ये कह लीजिए कि वो महान व्यक्तित्व जिन्होंने अपना जीवन संगीत के लिए समर्पित कर दिया और जिनके अथक प्रयासों से, जिनके द्वारा बनाए गए रोड मैप के बिहार पे आज हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं म्यूज़िक के इस क्षेत्र में, उन लोगों के जीवन परिचय की एक सीरीज़ हम लेकर के आए हुए हैं और कंटिन्यू एक नए नाम के साथ आप लोगों के बीच में हम उपस्थित होते हैं। तो आज का जो हमारा क्रम है, उस क्रम में आज जिस बड़े फ़नकार के विषय में आप चर्चा करेंगे, उनका नाम है अब्दुल करीम खान साहब। जी हाँ, किराना घराना के सबसे बड़े फ़नकारों में से एक अब्दुल करीम खान साहब। अब्दुल करीम खान साहब का जो घराना था, किराना घराना, वो बिनकारों का घराना कहा जाता रहा, या फिर वह बिनकारों घराना कहा जाता है। 11 नवंबर सन 1872 ईस्वी में शामली ज़िले के एक छोटे से कस्बे किराना में इनका जन्म होता है। और इनके पिताजी काले खां साहब यह प्रारंभ से ही जो परिवार रहा वह म्यूजिक से जुड़ा रहा। इनके जो चाचा अब्दुल खां थे, नन्हे खां थे, एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबा लिस्ट है। ये सभी लोग संगीत की ही साधना किया करते थे। जब ये 6 वर्ष के थे तो उनके पिता ने अपने भाई अब्दुल खां साहब से कहा कि इनका मार्गदर्शन आप करिए, अपने सानिध्य में रखिए, क्योंकि पिताजी भी बहुत अच्छे संगीतकार थे, व्यस्तता बहुत रहती थी। तो ये अपने परिवार में ही संगीत की प्रारंभिक शिक्षा को जो है वो ग्रहण करते हैं, लेते हैं अपने चाचा से, अपने पिता से। वही इनके गुरु भी रहते हैं। तो नन्हे खां जी और अब्दुल खां बड़े ही तन्मयता के साथ इनको सिखाते हैं। और होनहार बलवान के हो तो जुरोपात, इनके अंदर संगीत की रुचि भी थी, सानिध्य भी बड़े उस्तादों का मिला हुआ था। तो बहुत ही तेज पकड़ के साथ ही इस चीज़ को सीखते हैं। साथ ही साथ परिवार में अलग अलग लोग, अलग अलग विधा के मर्मज्ञ, कोई तबला की मर्मज्ञता के साथ, कोई सारंगी की मर्मज्ञता के साथ, कोई वीणा की मर्मज्ञता के साथ, कोई गायन की मर्मज्ञता के साथ। तो ये बारी बारी सभी चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं और सभी पे रियाज करते हैं, वक्त देते हैं। और जब आप किसी काम को समय देते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो काम आपको आना ही आना होता है। जैसे कि हम लोग बचपन में पढ़ते रहे कि रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अगर हमारा अथक प्रयास है, कंटिन्यूटी हमारे अंदर है, तो जिस प्रकार एक रस्सी पत्थर को काट देती है, वैसे ही यह जो अभ्यास है यह हमारे ज्ञानता को काट देता है और हमारे अंदर ज्ञान का प्रवाह करता है। जैसा कि हमने बताया कि इनका जन्म 11 नवंबर 1872 को हुआ था। शिक्षा लेते हैं, शिक्षा लेने के बाद अपने परिवार के साथ आगे की ओर इसी क्षेत्र में, इसी लाइन में आगे की ओर बढ़ते हैं। और प्रारंभ में सारंगी वादन करते थे इनके जो भाई थे अब्दुल हक, उनके साथ। तो अब्दुल हक के साथ शहनाई वादन के क्रम को आगे बढ़ाते बढ़ाते यह उन्हीं के साथ गायन की भी, गायन से जुड़े प्रोग्राम आदि भी ये जो है करने लगे। उसी समय अवसर मिलता है इनको और इनके भाई को बड़ौदा के नरेश के यहाँ। तो बड़ौदा नरेश के यहाँ ये जाते हैं, वहाँ अपना परफॉर्म देते हैं। दोनों भाइयों के परफॉर्म से बड़ौदा नरेश बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उसका ये प्रभाव रहता है कि वो इन दोनों लोगों को अपने यहाँ दरबारी
संगीतज्ञ नियुक्त कर लेते हैं। काफ़ी दिनों तक वहाँ रहते हैं, लेकिन वहाँ एक घटना घटती है। चूँकि उम्र भी इनकी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, नवयुवक रहते हैं। जब नवयुवक अवस्था में ये आते हैं तो वहाँ पे एक राज्य कर्मचारी आप कह लें, या फिर एक उच्च पद पे आसीन अधिकारी की पुत्री होती हैं तारावली, और उनसे इनको प्रेम हो जाता है। बात विवाह तक पहुंचती है। जब बात राजा के पास तक जाती है तो उनको देश निकाला की सज़ा दी जाती है, और देश निकाला होने के बाद इनको राज्य छोड़ के जाना पड़ता है। राज्य निकाला के बाद देश छोड़ करके आगे को निकलते हैं, लेकिन चूँकि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, इसमें कोई शक नहीं होता। तो जिसके पास ज्ञान है उसकी पूजा हर जगह होगी, उसका मांग हर जगह होगा। इस कारणवश इनके पास काम की कमी नहीं थी, क्योंकि यह एक योग्य व्यक्ति थे। और अन्यत्र जगहों पर जाते हैं, मैसूर जाते हैं, वहाँ पे इनको सम्मान मिलता है और जीवन क्रिया इनकी आगे चलती रहती है। इनकी गायन के लिए बताया जाता है कि इनकी जो गायन शैली थी वह ग्वालियर घराने से कुछ मेल खाती थी। अपनी विशेषता तो थी ही, लेकिन इनकी जो गायन शैली थी वह ग्वालियर घराने से मैच किया करती थी, क्योंकि ग्वालियर घराने के जो रहमत खां साहब थे उनसे ये काफ़ी प्रभावित थे, या फिर उनको ये बहुत पसंद किया करते थे। तो जाहिर सी बात है कि जब आप कोई आइडियल होता है तो आप उसको फॉलो करते हो यदा कदा कहीं न कहीं। तो वो चीज़ें इनकी गायन शैली में दिखती थी। एक उम्र होने के बाद, एक अनुभव होने के बाद इनको एहसास होता है कि अब मुझे नई पीढ़ी को भी इस संगीत से जोड़ना चाहिए, और इस उद्देश्य से ये पूना में सन 1913 में आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना करते हैं। आर्य संगीत विद्यालय आज भी विद्यमान है, चल रहा है, और वहाँ पे नए नए लोग आते हैं, इनसे जुड़ते हैं, शिक्षा लेते हैं, जीवन आगे बढ़ता रहता है। मैसूर से इन्हें संगीत रत्न की उपाधि भी मिलती है, क्योंकि इनकी गायन शैली इतनी विशेष थी। कहते हैं कि वहीं पे इनकी मुलाकात दक्षिण के संगीतज्ञों से होती है, और दक्षिण के संगीतज्ञों के साथ मुलाकात होने के बाद ये चुनिंदा कलाकारों में से एक थे, या फिर ये कह लीजिए इकलौते ऐसे कलाकार थे जिनको दक्षिण में भी बुलावा आना प्रारंभ हुआ। दक्षिण के लोग भी इनको अपने यहाँ बुलाया करते थे, और इनकी शैली का आनंद लिया करते थे, इनकी गायन शैली का आनंद लिया करते थे। गायकी तो हर प्रकार की इनके पास थी, राग गायन था, और जो विधाएं होती हैं सब विधा में पारंगत थे। किंतु ठुमरी में इन्होंने कुछ विशेष प्रयोग किए। ठुमरी जैसे कि लखनऊ घराने की ठुमरी, पंजाब घराने की ठुमरी, बनारस घराने की ठुमरी, ये सब ठुमरी के सबके अलग अलग अपनी एक शैली है। उसी तरह से इन्होंने अपनी एक अलग शैली ठुमरी को बनाई, और राग की शुद्धता, सुरीलेपन, स्वरों का उच्चारण, इन सभी बातों पे इनका बहुत विशेष ध्यान रहता था। इनका मानना होता था कि जो स्वर हैं वह स्वयं में इतना रंजक होते हैं कि यदि उसको सही से बोला जाए तो उस कंडीशन में स्वरों को लेकर के इनका मानना था कि उनका अगर प्रदर्शन सही से किया जाए, ईमानदारी से किया जाए, तो वो स्वयं इतने शक्तिशाली होते हैं कि श्रोता को प्रभावित कर लेंगे। तो इन विशेष बातों को वो हमेशा अपने ध्यान में रखते थे, हमेशा अपने ध्यान में रखते थे। एक और बड़ी ही अजीब सी घटना इनके साथ है, वो ये कि ये इंस्ट्रूमेंट्स के आप कह लीजिए कि इंजीनियर भी थे एक तरह से। मेरे कहने का सेंस ये है कि ये वाद्यों को बजाने के साथ साथ उन्हें बनाना भी अच्छी तरह जानते थे। इसलिए जब ये कभी प्रोग्राम बाद में जाया करते थे तो अपने इक्विपमेंट साथ में लेके जाया करते थे कि अगर कहीं कोई मिल जाए जिसका
कोई इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो तो उसको बनाया भी जा सके। तो ये अपने जो औजार होते थे वो भी लेके चला करते थे। बंद गले की कोट, पजामा, बड़ी सी पगड़ी, दुबला पतला शरीर, लेकिन आँखों में एक विशेष चमक, आँखों में कॉन्फिडेंस, गाते समय एक भाव का दिखना स्वरों के माध्यम से, चेहरे के माध्यम से। ऐसा मान पड़ता था मानो कोई साधु डूब रहा हो अध्यात्म में, वह सुख लेते हुए यह गाया करते थे। कुछ देर पहले जो मैंने ताराबाई के बारे में आपको बताया था, जिसके लिए इनको बड़ौदा से निकाल दिया गया था 1922 के समय काल में, ताराबाई ने भी इनको छोड़ दिया। उसका भी इनको एक मर्म था, एक चोट था। और जब एक कलाकार के हृदय में कोई वेदना होती है तो वह वेदना उसके स्वर के माध्यम से स्फुटित हो रही होती है। तो वो चीज़ें भी बाद में इनकी गायकी में इंक्लूड हुई, जुड़ी। एक्चुअली इनकी 2 शादियाँ हुई थी। इनकी पहली पत्नी का नाम था गफूरन और दूसरी पत्नी का नाम था ताराबाई। तो ये इनका व्यक्तिगत पक्ष हो गया। हम लोगों को व्यक्तिगत पक्ष में बहुत नहीं जाना है। अपने जीवन काल में इन्होंने बहुत सारे गुणी कलाकारों को भी पैदा किया, जिसमें से बहुत बड़े बड़े नाम हैं। आपके समाई गंधर्व हो गए, आपकी रोशन आरा हो गई, आपकी हीराबाई बड़ौदकर हो गई, केसरबाई केरकर हो गई। ये तमाम ऐसे बड़े नाम हैं जो कि 21वीं सदी में आकर के अपना बहुत बड़ा नाम कमाए। भीमसेन जोशी हो गए, जिनको तो भारत रत्न भी मिला हुआ था, वो भी किराना घराना के रहे। हाँ, ये बात अलग है कि सानिध्य बहुत कम मिला उनको इनका। और जीवन यात्रा इनकी चलती गई। अपने जीवन काल में इतने मृदुभाषी और इतने सरल स्वभाव के, इतने हेल्पिंग नेचर के व्यक्ति थे कि जो भी इनसे मिलता और जहाँ भी इनको लगता कि सामने वालों को मेरी आवश्यकता है, यह खुले दिल से उसका सपोर्ट किया करते और उसको प्यार दिया करते। जो उसकी डिमांड होती थी वो अगर इनके पास है अपनी कला के माध्यम से तो उस चीज़ को दिया करते थे। बड़ा दिल था। जीवन के अंतिम समय में लोग बताते हैं कि 27 अक्टूबर सन 1937 में पांडुचेरी जाते समय स्टेशन पे ही इनको हार्ट अटैक की समस्या हुई और वहीं पे ये दरबारी कान्हड़ा में ईश्वर की इबादत करते हुए इस शरीर को इस धरा पे छोड़कर उस परम तत्व में विलीन हो गए। एक छोटे से जीवन काल में उन्होंने बहुत कुछ दिया। संगीतज्ञ बहुत कुछ देने का आशय ये नहीं कि वो कितने रिकॉर्ड्स दे रहा है। अब जैसे दक्षिण में उन्होंने त्यागराज कृति के नाम से इनकी रिकॉर्डिंग हुई, वो एविडेंस अवेलेबल हैं। तो वो कितना काम किए ये तो मायने रखता ही है। साथ में ये मायने रखता है कि उन्होंने जिस पीढ़ी को तैयार किया उस पीढ़ी ने क्या दिया। अब इन्होंने सवाई गंधर्व को तैयार किया, सवाई गंधर्व ने कितना कुछ नहीं दिया। भीमसेन जोशी को तैयार किया, भीमसेन जोशी ने क्या क्या नहीं दिया। तो भीमसेन जोशी रहे हों, सवाई गंधर्व रहे हों, जो भी रहे हों, और जो भी चीज़ें उन्होंने दी वो चीज़ें उन्होंने इनसे ही पाई हुई थी। और अब्दुल करीम खां की जो शैली थी वह शैली 1 by 1 शिष्य परंपरा के अनुरूप आगे की ओर बढ़ती हुई आज भी चल रही है। आज भी किराना घराना में, किराना घराना से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि नहीं ये वही शैली थी जो शैली इन्होंने इम्प्रूव की थी या फिर इस घराने ने इम्प्रूव की थी। वही चीज़ें सतत वो आगे बढ़ती हुई आती हैं। तो ये एक छोटा सा परिचय रहा जो कि मैं अब्दुल करीम खां साहब के बारे में आपको बता पाया हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं
किंतु जो मुख्य बातें मुझे लगी परीक्षा के दृष्टिकोण से कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको क्या क्या कंटेंट मिल सकता है, उसके बाद जानकारी के दृष्टिकोण से कि जहां व्यक्ति अब्दुल करीम खान साहब को नहीं जानता था, जो व्यक्ति इस वीडियो के माध्यम से उनको जानेगा, उनके कंट्रीब्यूशन को जानेगा, तो कम से कम मैं अपना एक दायित्व जो मेरा है एक म्यूजिशियन होने के नाते कि अपने बड़ों का सम्मान करूं और उन्होंने जो चीज़ें हमें दी हैं उन चीज़ों को अपने भाइयों तक, बहनों तक, दोस्तों तक पहुंचाऊं। तो उस काम को करने का मैं प्रयास कर रहा हूं और वो कर रहा हूं, आप लोगों के सामने वो चीज़ लेकर के आ रहा हूं। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें ताकि बातें और दूसरों तक पहुंच सकें। और आप में से कोई अगर इनके विषय में और भी कुछ जानता है तो वो कमेंट के माध्यम से अपनी बातें बता दे, ताकि जो व्यूवर्स हैं वो उन चीज़ों को भी जान सकें। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करूँगा। आप सबको प्रणाम।